अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल चाल है जी। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जनाब डाटा लिंक लेयर को शुरू किया था और डाटा लिंक लेयर के ऊपर हमने उसके डिफरेंट सब प्रोटोकॉल, सब लेयर्स और पीपीपी प्रोटोकॉल, एचडीएलसी और इसके अलावा स्लिप जो था उसको देखा और उनके पैकेट्स, उनके सॉरी फ्रेम फॉर्मेट्स को देखा कि किस तरह से उनकी फ्रेम फॉर्मेटिंग होती है। होप सो आप सब लोगों को प्रीवियस लेक्चर जो है वो क्लियर हो चुका होगा, आप लोगों ने उनका जो कंसेप्ट है वो क्लियर कर लिए होंगे। नेक्स्ट जनाब हमारे पास अब मौजूद है, हमने उसी को ही डाटा लिंक लेयर को थोड़ा सा मज़ीद एक्सटेंड करना है। डाटा लिंक लेयर के ऊपर हमने बात की थी जी, हमने एक स्टैंडर्ड जो है डाटा लिंक लेयर के ऊपर फॉलो करते हैं। उस स्टैंडर्ड का नाम हमने कहा कि डाटा लिंक लेयर पे उस स्टैंडर्ड का नाम है ईथरनेट। ईथरनेट पे जब हमने बात की थी तो हमने बात की थी कि ईथरनेट जो है इज़ द नेम ऑफ द लोकल एरिया नेटवर्क स्टैंडर्ड डिफाइंड बाय द IEEE 802.3। ये IEEE का एक प्रोजेक्ट है 802 के नाम से, और उसके अंदर .3 जो है इसका ड्राफ्ट नंबर है जिसके अंदर इसको डॉक्यूमेंट किया गया है स्टैंडर्ड को। ठीक है, क्लियर हो गया जी। इथरनेट इज द नेम ऑफ द लोकल एरिया नेटवर्क स्टैंडर्ड। लोकल एरिया नेटवर्क पे जिस भी जो क्लाइंट है, जिस भी पर्सन ने कम्युनिकेट करना हो तो वो एक स्टैंडर्ड को फॉलो करता है जिसे आप इथरनेट कहते हैं। ये अमूमन आपने अपनी लाइफ के अंदर सुना होगा कि इथरनेट केबल मुझे जो है वो यूज़ करना है इथरनेट। तो जो मेजरली जो आप यूजली जो यूज़ करते हैं अपने डेली रूटीन लाइफ के अंदर, वो जो आपके पास केबल होती है 5 ट्विस्टेड पेयर केबल, जिसे आप 4 पेयर केबल भी कहते हैं, और इसके अंदर 8 जो हैं आपके पास केबल्स अंदर इसके मौजूद होती हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आप इसे कहते हैं कि ईथरनेट केबल। लेकिन ईथरनेट जो स्टैंडर्ड है ना सिर्फ कि उस ट्विस्टेड पेयर केबल के लिए ही यूज़ हो सकता है, बल्कि वो फाइबर ऑप्टिक पे भी कम्युनिकेशन करवा सकता है। क्योंकि देखें, लोकल एरिया नेटवर्क का स्टैंडर्ड है। अब लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर कनेक्टिविटी चाहे वो किसी भी मीडियम के थ्रू हो रही हो तो ये वहाँ पे भी यूज़ हो सकता है। इसी तरह से ये आपका कोक्सियल केबल पे भी यूज़ हो सकता है। तो ये जनाब हमारा ईथरनेट का एक स्टैंडर्ड है जो कि लोकल एरिया नेटवर्क के लिए बनाया गया। इट वाज बेसिकली इंट्रोड्यूस एज अ लैन टेक्नोलॉजी। लैन टेक्नोलॉजी के लिए इंट्रोड्यूस करवाया गया था विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द गीगाबिट ईथरनेट। नाउ इट्स अ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड द वाइड एरिया नेटवर्क स्टैंडर्ड आल्सो। क्लियर हो गया जी। पहले जो था ये सिर्फ ईथरनेट की टाइप्स के अंदर था, अब ये मेट्रोपॉलिटन एरिया पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं और वाइड एरिया नेटवर्क के तौर पे भी इस स्टैंडर्ड को आपका यूज़ किया जा सकता है। अब ये जनाब यहाँ पे ईथरनेट के कुछ फीचर्स हैं, कुछ चीज़ें हैं कि क्यों हम ईथरनेट को यूज़ करते हैं, उसका क्या हमें फ़ायदा है। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़, हम डाउन से टॉप की तरफ जाएंगे। सबसे पहली चीज़ ईजी टू मैनेज है। इसे मैनेज करना, इसको इम्प्लीमेंट करना इजी टू इम्प्लीमेंट है, इसे इम्प्लीमेंट करना आसान है। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर ईथरनेट को इम्प्लीमेंट करना, इसको यूज़ करना बिल्कुल आसान है। लो कास्ट है, ज़्यादा कोई भी आपको ज़्यादातर एक्सपेंसिव नहीं है कि जो केबल्स इसके अंदर यूज़ होती हैं वो लो कास्ट केबल्स हैं। सबसे सस्ती जो केबल नेटवर्क की अवेलेबल है वो इस वक्त जो है आपके पास यही कॉक्सियल या फिर आपके पास ट्विस्टेड पेयर केबल ही है जो कि ईथरनेट को फॉलो करती है। बैकअप एल्गोरिदम के अंदर क्या होता है? बैकअप एल्गोरिदम के अंदर ये हमारे पास होता है कि अगर हमारा, हमने एक चीज़ डिस्कस की थी ऊपर, अभी आ भी रही है, हम पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। चलेंगे, यूज CSMA CD। हमने कहा था कि हम जब मीडिया जो यूज़ कर रहे होंगे, जब वो शेयर्ड मीडिया होगा, और हमने कहा था कि लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर ऑलवेज याद रखिएगा कि मीडिया जो है वो शेयर्ड होगा। ठीक है, तो हमने कहा कि जब मीडिया जो है वो शेयर्ड होगा तो हम यहाँ पे एक जो है मेथड यूज़ करेंगे। जो मेथड हमारे पास, हमने कहा था कि वो सब लेयर हमने एक बना दी थी जिसका काम था कि वो उस मेथड को यूज़ करते हुए हमारे मीडिया के ऊपर किस बंदे ने एक्सेस लेनी है और किस बंदे को हमें एक्सेस नहीं देनी, मीडिया को चेक करके बताएगा कि क्या उसके ऊपर ऑलरेडी ट्रांसमिशन हो रही है या फिर जो उस वक्त हमारा जो मीडिया है वो इस वक्त आइडियल पड़ा हुआ है। ठीक है, आइडल पड़ा हुआ है। तो अगर वो खाली पड़ा हुआ है तो उसके ऊपर ट्रांसमिशन की जा सकती है, और अगर वो खाली नहीं पड़ा हुआ तो उसके ऊपर ट्रांसमिशन नहीं की जा सकती। तो वहाँ पे जो मेथड काम करेगा हमारा, वो मीडिया एक्सेस कंट्रोल जो हमारी लेयर है उसके अंडर CSMA CD, कोलिजन सेंस मल्टीपल एक्सेस के कोलिजन को सेंस करके बताए,
में मल्टीपल एक्सेस हो रही है कि नहीं हो रही। जब मल्टीपल एक्सेस हो रही है तो ये क्या करेगा, कोलिजन डिटेक्शन भी प्रोवाइड करेगा आपको। कोलिजन डिटेक्शन में क्या है कि कोलिजन होने से पहले जो है वो डिटेक्ट कर लेगा, अगर कोलिजन हो गई है तो तब भी डिटेक्ट कर लेगा। तो यहाँ पे CA और CD दोनों यूज होते हैं, कोलिजन अवॉइडेंस और कोलिजन डिटेक्शन। अब बैकऑफ एल्गोरिदम क्या है, बैकऑफ एल्गोरिदम ये है कि जनाब वो टाइम, द टाइम, उस टाइम के लिए जितना से वेट, फर्ज करें 3 लोग थे, 3 लोग एक शेयर्ड मीडिया को यूज कर रहे थे, 2 लोग उनमें से आपस में ट्रांसमिशन कर रहे हैं और तीसरा जो है वो मीडिया को एक्सेस करना चाह रहा है। लेकिन जैसे ही उसने ये CSMA CD वाला जो एल्गोरिदम है उसको रन करके चलाया, कोलिजन सेंस मल्टीपल एक्सेस की, तो पता लगा कि जनाब अगर अब यहाँ पे मैंने भी अपना डाटा, तीसरे बंदे ने भी अपना डाटा जो है शेयर मीडिया के ऊपर अगर डाल दिया तो अब कोलिजन हो जानी है। तो वो क्या करेगा, कोलिजन अवॉइडेंस के रूल के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा वेट करेगा। द टाइम जिसके लिए वो वेट करता है वहां पे खड़े होके, यानी कि दोबारा से चेक करेगा थोड़ी देर के बाद, यानी कि 2 सेकंड के बाद, 3 सेकंड के बाद, 5 सेकंड के बाद दोबारा से चेक करेगा। दोबारा से चेक करके वो जनाब ये बताएगा कि अब क्या वो उसके ऊपर ट्रांसमिशन कर सकता है। अगर दोबारा से ट्रांसमिशन नहीं की जा सकती तो फिर वो एक टाइम के लिए वेट करेगा। उस टाइम को एक एल्गोरिदम कंट्रोल कर रहा होता है, उससे हम क्या कहते हैं, बैक ऑफ एल्गोरिदम। ऊपर आ जाता है जी लिंक लेयर टेक्नोलॉजी। जैसे हमने कहा था कि यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें हैं, डाटा लिंक लेयर के ऊपर ही ये ज़ाहिर है यूज़ हो रहा होता है हमारा ईथरनेट। तो लिंक लेयर टेक्नोलॉजी यानी कि LLC, और यहाँ पे मैक जिसे अभी हमने CSMA CD और बैकअप एल्गोरिदम में डिस्कस किया, दोनों यहाँ पे काम करते हैं। शेयर्ड एक्सेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि हमेशा जब भी हम ईथरनेट या फिर लोकल एरिया नेटवर्क की बात करेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो एक्सेस आ रही होगी दैट वुड बी द शेयर्ड, क्योंकि मीडिया जो है यहाँ पे यूज होने वाला वही शेयर्ड है, तो जो एक्सेस हमें मिल रही होगी वो भी हमारे पास क्या होगी, शेयर्ड होगी जी। तो होप्स हो कि इथरनेट के बारे में ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर होंगी कि किस तरह से हमारे पास जो है बैकअप एल्गोरिदम किस तरह से काम करता है, CSMA CD क्या है, लिंक लेयर टेक्नोलॉजी क्या है, एंड व्हाट इज द शेयर्ड एक्सेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी इन द लोकल एरिया नेटवर्क और द इथरनेट। आगे जनाब, अब हमने क्योंकि ईथरनेट को डिस्कस कर रहे हैं, अब हमने क्या डिस्कस करना है, ईथरनेट का फ्रेम। जिस तरह से हमने ऑलरेडी जो है 2 तरह के हम फ्रेम पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर हमने जो सब लेयर थी हमारे पास PPP जो था पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, उसका हमने फ्रेम डिस्कस किया था, और HDLC हमने जो था उसका जो है फ्रेम हमने डिस्कस किया था। आज जिसका हम फ्रेम डिस्कस करने वाले हैं वो है जी हमारा ईथरनेट का फ्रेम। और ईथरनेट के फ्रेम के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले 8 बाइट की, यहाँ पे 7 बाइट रिप्रेजेंटेशन, 0 से 7, यानी कि टोटल कितनी होंगी, 8 बाइट। तो यहाँ पे 7 बाइट्स जब भी यहाँ पे लिखा होगा तो समझे कि 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो यानी कि 8 बाइट होंगी। प्रीएम्बल, प्रीएम्बल क्या होता है, प्रीएम्बल की फील्ड जैसे मैंने बताया था कि स्टार्ट के अंदर ही हमारे पास सिंक्रोनाइजेशन की जाती है डिफरेंट एस्पेक्ट से लिंक की, लिंक को सेटअप किया जा रहा होता है। तो पहली जो बिट्स हैं वो सिंक्रोनाइज कर रही होती हैं अगला जो फ्रेम जा रहा होता है उसके साथ, यानी कि एक फ्रेम के अंदर एक तरह की कम्युनिकेशन जा रही है और नेक्स्ट जो है कुछ डाटा जो नेक्स्ट फ्रेम में जा रहा है, इसी तरह नेक्स्ट जो डाटा वो नेक्स्ट फ्रेम। तो कोई सिंक्रोनाइजेशन होनी चाहिए ना, कोई पैटर्न होना चाहिए जो कि हमारा सिंक्रोनाइज करेगा एक फ्रेम को दूसरे फ्रेम के साथ। तो प्रीएम्बल की फील्ड जो है 7 बाइट्स यानी कि 8, टोटल ये 0 से 7 यानी कि 8 बाइट रिप्रेजेंटेशन होती है। तो यूज होती है फॉर द क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन। 8th बाइट इज द स्टार्ट फ्रेम, ठीक है। तो स्टार्ट जो ये और प्रीएम्बल जब भी ये लगाई जाती है तो इसके बाद क्यों कौन सी फील्ड होती है, तो इसके बाद जो आने वाली फील्ड है वो स्टार्ट फ्रेम डेलीमीटर है, जिसे हमने लास्ट जो हमारे पास थे मैंने कहा था कि आपको या SFD की फील्ड हुआ करेगी या फिर हमारे पास फ्लैग की फील्ड हुआ करेगी, जो कि बता रही होगी अब इससे आगे का जो हमारे पास है फ्रेम, इससे आगे का जो डाटा है वो डाटा स्टार्ट होने वाला है। तो 1 बाइट की होती है हमेशा, ये फ्लैग हो या फिर आपके पास क्या हो, स्टार्ट फ्रेम डेलीमीटर की फील्ड हो। तो ये जनाब रिप्रेजेंट करेगी कि इस अब आपका जो डाटा है यहाँ से स्टार्ट होने वाला है, फ्रेम जो है यहाँ से स्टार्ट होने लगा है। तो एक्चुअल के अंदर हमारे पास ईथरनेट के अंदर जिसकी बेस पे, जिस एड्रेस की बेस पे ईथरनेट का फ्रेम जो है वो सोर्स से डेस्टिनेशन तक ट्रांसमिट हो पाता है, वो हमारे पास एक्चुअल चीज़ क्या होती है, वो एक्चुअल चीज़ होती है सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस।
सोर्स एड्रेस के अंदर हमारे पास किसका एड्रेस आता है और यहाँ पे कौन सा एड्रेस लगेगा, आप लोगों में से मुझे कोई बताएगा जल्दी से, यहाँ पे कौन सा एड्रेस लगेगा जी? आईपी एड्रेस लगेगा, यहाँ पे कौन सा एड्रेस लगेगा? हम अभी ईथरनेट, मैंने कहा कि ये लोकल एरिया नेटवर्क का स्टैंडर्ड है और हम कौन सी लेयर के ऊपर ईथरनेट को डिस्कस कर रहे हैं, डाटा लिंक लेयर पे। तो डाटा लिंक लेयर के ऊपर कौन सा एड्रेस लगता है, कोई बता दे जी जल्दी से चैट में मुझे। चले, मेरा ख्याल किसी को, शायद सारे लोग सो रहे हैं, क्या चीज़ है पता नहीं। आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर आ रही। जी बताइएगा फिर जल्दी से, कौन सा एड्रेस लगेगा यहाँ पे ईथरनेट के फ्रेम में? चलें ठीक है, मेरा ख्याल आप लोगों के ना सब्जेक्ट जो है वो पढ़ने के इरादे नहीं है। चलें अब आपको इसी तरह से पढ़ाते हैं, चीज़ें आप पीछे से पढ़ नहीं रहे, और अभी आपका मिड बहुत दूर है और ये मैंने अच्छा खासा सिलेबस जो है वो कवर कर लेना है जब तक। जी उसामा आज़म साहब, आप दोबारा से सारी क्लासेस को पढ़ें, वेरी फर्स्ट क्लास से पढ़ें, आपको क्लियर हो कि कौन सा एड्रेस लगता है। यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे आपका फिजिकल एड्रेस लगता है और फिजिकल एड्रेस हमेशा मैक एड्रेस कहलाता है। यहाँ पे नीचे एड्रेस की फील्ड के अंदर लिखा भी हुआ है कि 6 बाइट का हमारे पास सोर्स और डेस्टिनेशन के अंदर आपका मैक एड्रेस लगेगा। ठीक है, तो सोर्स के अंदर कौन सा लगेगा, यानी कि सोर्स कौन है, कौन ये डाटा जो है वो भेज रहा है, उसका मैक एड्रेस आएगा। और डेस्टिनेशन एड्रेस के अंदर हमारे पास किसका एड्रेस आएगा कि किसके पास ये डाटा जो है वो जाना है। तो डेस्टिनेशन के अंदर उसका एड्रेस आएगा, सोर्स एड्रेस के अंदर जो ये डाटा जो है वो भेज रहा है उसका एड्रेस आएगा। दोनों के अंदर मैक एड्रेस ही आएंगे। सोर्स मैक के अंदर सोर्स मैक लगेगा, डेस्टिनेशन मैक के अंदर डेस्टिनेशन मैक लगेगा। और मैक एड्रेस जो है वो हमेशा 6 बाइट का एड्रेस होता है और इसके अंदर जो है हमारे पास हेक्साडेसिमल नोटेशन के अंदर ये लिखा जाता है आपका। ठीक हो गया। तो यहाँ पे इसके बाद जनाब आपके पास टाइप लेंथ या पीडीयू की फील्ड आएगी। ये क्या बताती है, इंडिकेट द टाइप ऑफ द नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल, ऊपर वाली लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल जो है वो इसे लगा के भेज रही है। अगर हम सेंडिंग साइड से बात करें तो इससे पहले वाली लेयर हमारे पास कौन सी है, वैसा ही मॉडल की नेटवर्क लेयर है। तो नेटवर्क लेयर का कौन सा प्रोटोकॉल इसके साथ लगा है, आईपी लगा है, आईपीएक्स लगा है, एप्पलटॉक, कौन सा प्रोटोकॉल जो है वो नेटवर्क लेयर ने इसके साथ लगाया है। अलाउ मल्टीपल नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल बी सपोर्टेड ऑन अ सिंगल मशीन। आप मल्टीप्लेक्सिंग के जरिए, मक्स के जरिए जो है वो मल्टीपल नेटवर्क लेयर के प्रोटोकॉल्स भी यहाँ पे लगाए जा सकते हैं इस लेंथ की फील्ड में। तो ये लेंथ की और ये टाइप की फील्ड जो है ये इंडिकेट करेगी कि हमारे पास जो है वो कौन सा प्रोटोकॉल लगा है। और यही जो फील्ड है वो आइडेंटिफाई करेगी द लेंथ ऑफ द डाटा फील्ड, डाटा फील्ड की लेंथ क्या होगी। ठीक हो गया जी। अब आगे चलते हैं। सी आर सी, मैंने आप लोगों को कहा था कि सी आर सी कैलकुलेशन आपकी असाइनमेंट है। अगेन जिन लोगों ने की है वेल एंड गुड, नहीं की तो वो खुद जो है अपने रिस्पॉन्सिबल हैं। इट चेक्स एरर एंड एट रिसीवर, रिसीवर के ऊपर जाके ये सी आर सी को हम चेक करते हैं। और अगर सी आर सी की वैल्यू के अंदर हमारे पास कोई चेंज आ रही हो, ठीक है, तो हम इजीली डिटेक्ट कर पाते हैं कि जनाब यहाँ पे जो है वो एरर जो है वो कॉज हुआ है, यानी कि ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन हमारे पास कोई एरर आया है। तो जैसे ही कोई एरर आता है हम फिर रीट्रांसमिशन की रिक्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप चेक करके बताते हैं सीआरसी के ज़रिए कि क्या कोई एरर वगैरह तो नहीं आया। ये डाटा लिंक लेयर कैसे एरर चेकिंग और करेक्शन मैकेनिज्म परफॉर्म करती है, कोई आपसे पूछे तो यो आपका आंसर होगा वो यही होगा कि जनाब सी बाय द हेल्प ऑफ द सीआरसी फील्ड, जो कि हमारे पास कहाँ पे मौजूद होती है, इथरनेट फ्रेम के अंदर मौजूद होती है, वो इंश्योर करती है कि किस तरह से हमारा जो है एरर चेकिंग मैकेनिज्म जो है वो काम करेगा। डाटा कितना होना चाहिए जी? डाटा हमने कहा था लास्ट टाइम भी कि डाटा हमारा इथरनेट फ्रेम के अंदर जो है वो 1500, मोर देन 1500 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ये जो डाटा है ये हमारे पास कैरीज डाटा फ्रॉम द अपर लेयर प्रोटोकॉल, ऊपर वाली लेयर प्रोटोकॉल से भी आ रहा होगा।
अच्छा, पैडिंग की क्या यहाँ पे डाटा या पैडिंग एंड पैडिंग भी है। पैडिंग क्या होती है, जीरोज आर एडेड टू द डाटा फील्ड टू मेक द मिनिमम डाटा लेंथ। हमने कहा था कि मैक्सिमम जो डाटा है वो हमारे पास 1500 कंटेन कर सकती है यहाँ पे एक इथरनेट फ्रेम जो है, लेकिन जो मिनिमम डाटा है वो मिनिमम डाटा आपका कितना होना चाहिए, 64 बाइट। लेकिन हमारे पास कुछ डाटा, अब आप सोच रहे होंगे कि कभी हमारे पास तो ऐसे भी होता है कि हमारे पास हमने सिर्फ एक हेलो सेंड करना है, तो हेलो सेंड करने के लिए 46 बाइट जो तो नहीं लगेंगे हमारे पास। तो फिर उस सिनेरियो के अंदर हम क्या करें, उस सिनेरियो के अंदर ये किया जाता है कि 2 बाइट का आपका डाटा है और बाकी जो हमारे पास 44 बाइट्स रहेगी, इनको फिल किया जाता है विद जीरोस। जब हम इन्हें जीरोज से और वन से फिल करते हैं तो हमारे पास जो है ये हमारे पास क्या कहलाती है, पैडिंग कहलाती है, पैडिंग की बिट्स कहलाती हैं। तो ये तो था जी आपका इथरनेट का फ्रेम। और इथरनेट का फ्रेम के अंदर हमने देखा कि प्रीएम्बल की फील्ड क्या होती है, स्टार्ट फ्रेम डेलीमीटर हमारे पास क्या है, सोर्स मैक एड्रेस यानी कि सोर्स एड्रेस कौन सा लगेगा, डेस्टिनेशन एड्रेस कौन सा लगेगा, और लेंथ पीडीयू की फील्ड के अंदर क्या होगा, डाटा एंड पैडिंग की फील्ड के अंदर क्या होगा, और सीआरसी जो है वो उसके अंदर हमारे पास क्या क्या जो चीज़ें हैं वो मौजूद होंगी जी। अब आ जाते हैं जी हम अपना पॉइंट टू पॉइंट वाइड एरिया नेटवर्क की तरफ। यहाँ तक हमने लोकल एरिया नेटवर्क को ख़त्म किया और अब हम आ रहे हैं वाइड एरिया नेटवर्क पॉइंट टू पॉइंट केस के अंदर के किस तरह से हमने कहा था कि जब हम वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर पॉइंट टू पॉइंट के लिए डिस्कस कर रहे होंगे तो अब हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसकी, हमें लोकल एरिया नेटवर्क के ऊपर जो लेयर्स काम करती थी, मैक और CSMA-CD का जो मैकेनिज्म काम करता था उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पॉइंट टू पॉइंट वाइड एरिया नेटवर्क के केस के अंदर सिंपल जो है कम्युनिकेशन होनी है, ट्रांसमिशन जो है वो सिंपल होगी। ठीक है। अ सेकंड टाइप ऑफ नेटवर्क वी काउंटर इन द इंटरनेट इज द पॉइंट टू पॉइंट वाइड एरिया नेटवर्क। Point-to-point wide area network connect the two remote devices using a line available from the public network such as the telephone network। जिस तरह से आपके घर के अंदर रखा हुआ जो आपका PTCL है वो कनेक्ट होता है एक लाइन जो है बाय यूजिंग अ लाइन अवेलेबल फ्रॉम द पब्लिक नेटवर्क, जो कि एक नेटवर्क से निकल के आपको प्रोवाइड की जाती है सच एज द टेलीफोन नेटवर्क। ठीक है। तो वही जो एग्जांपल है आपकी पॉइंट टू पॉइंट वाइड एरिया नेटवर्क की हो सकती है। वी डिस्कस द फिजिकल एंड द डाटा लिंक लेयर ऑफ दीज टेक्नोलॉजीज है। हम यहाँ पे फिजिकल और डाटा लिंक लेयर की पॉइंट टू पॉइंट वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर जो टेक्नोलॉजीज है यहाँ पे डिस्कस करेंगे जी। लाइन जो आप अमूमन घरों के अंदर जो लाइन यूज़ करते हैं उसे टी लाइन कहा जाता है, और T1 जो है उसका जो रेट है यानी कि ट्रांसफ़र जो रेट है वो हमारे पास 1.544 मेगा बिट पर सेकेंड है। याद रहे ये मेगा बिट पर सेकेंड है, नॉट द मेगा बाइट पर सेकेंड। मेगा बिट और बाइट के अंदर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। बिट जो है वो हमारे पास या ज़ीरो हो सकती है या वन हो सकती है, कि जबकि बाइट के अंदर उसी तरह की 8 जो है हमारे पास बिट्स होती हैं जो कि अगेन द ज़ीरो एंड द वंस के फॉर्म के अंदर अवेलेबल होती हैं। तो हमेशा याद रखिएगा नेटवर्क की जो भी बैंडविड्थ होती है नेटवर्क की, क्योंकि नेटवर्क की बैंडविड्थ का कैलकुलेशन का जो यूनिट है हमारे पास, थ्रूपुट का जो कैलकुलेशन का यूनिट है वो बिट पर सेकंड है, नॉट द बाइट पर सेकंड। तो आपने जितनी भी स्पीड की ओवर द इंटरनेट बात करनी है तो ये आपके पास बिट के अंदर होगी, बाइट के अंदर नहीं होगी। आप लोगों को बड़ा कंपनीज की तरफ से धोखा दिया जाता है, तो उन्होंने छोटा सा करके पहले बड़ा सा MB लिखा होता है और फिर छोटा सा करके नीचे स्पीड के साथ मेगा बिट पर सेकंड लिखा होता है। आप ये समझते हैं कि आपके पास जो स्पीड आ रही होगी वो आपके पास 1 मेगा बाइट पर सेकंड आ रही होगी, जबकि आपके पास जो स्पीड है वो 1 मेगा बिट पर सेकंड आ रही होती है। तो यहाँ पे T3 लाइन का जो रेट है वो 44.736 जो है हमारे पास उसका जो रेट है मेगा बिट पर सेकंड के अंदर। अब आ जाती है जी स्विच वैन टेक्नोलॉजीज। हम अगेन मैं बताता चलूँ, हम ये लोकल एरिया नेटवर्क के वाइड एरिया नेटवर्क के कंसेप्ट के अंदर यानी कि पॉइंट टू पॉइंट के वाइड एरिया नेटवर्क के कंसेप्ट के अंदर डील कर रहे हैं। द बैकबोन नेटवर्क इन द इंटरनेट आर यूजली स्विच्ड वाइड एरिया नेटवर्क। यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि बैकबोन नेटवर्क्स जो बैकबोन पे होते हैं ना नेटवर्क, किसके, इन द इंटरनेट के बैकबोन पे जो भी नेटवर्क्स हैं, हम कहते हैं कि इंटरनेट क्या है, इंटरनेट हम कहते हैं नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है जी। तो कभी आपने उस चीज़ पे गौर किया कि वो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स हम क्या कह रहे हैं, उसमें क्या बात है? तो वो यहाँ पे आपको समझा रहा है द बैकबोन ऑफ द नेटवर्क्स इन द इंटरनेट। हम जिसे कह रहे होते हैं कि नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है, वो यहाँ पे जो इंटरनेट की बैकबोन है वो हमारे पास नेटवर्क्स क्या है, और यूजली द स्विच वैन।
वो हमारे पास स्विच्ड वैन है। स्विच वैन क्या है? ये स्विच जो है वो डिवाइस नहीं है, ठीक है। ये स्विच क्या है, अभी हम आगे जाके देखते हैं कि ये स्विच क्या है। अ स्विच वैन इज अ वाइड एरिया नेटवर्क। एक स्विच वैन, अभी यहाँ पे बता रहा है कि स्विच वैन है क्या। एक वाइड एरिया नेटवर्क है दैट कवर अ लार्ज एरिया और अ कंट्री एंड प्रोवाइड एक्सेस एट सेवरल पॉइंट्स टू द यूजर। कि हमारे पास एक ऐसे स्विच वाइड एरिया नेटवर्क, एक ऐसा वाइड एरिया नेटवर्क है, एक ऐसा बड़ा वाइड एरिया नेटवर्क है। वाइड एरिया नेटवर्क मीन कि बहुत बड़ा एक नेटवर्क है जो कि एक लार्ज एरिया को कवर करता है और एक्सेस पॉइंट करता है यूजर्स को डिफरेंट पॉइंट्स पे। जैसे फॉर एग्जांपल एक इतना बड़ा नेटवर्क के वो जनाब यूएसए को मिलाता है जनाब पाकिस्तान से, पाकिस्तान को मिलाता है इंडिया से, इंडिया को मिलाता है जनाब श्रीलंका से, श्रीलंका को मिलाता है किसी और कंट्री से। ये जो सारे हम नेटवर्क की बात कर रहे हैं इसको हम कह रहे हैं स्विच वाइड एरिया नेटवर्क। इनसाइड द नेटवर्क देयर इज अ मैश ऑफ द पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क। इनमें होगा क्या, इस नेटवर्क की अगर हम इनसाइड बात करें, इसकी बैकबोन पे, जैसे मैंने ऊपर वर्ड यूज किया, द बैकबोन नेटवर्क इन द इंटरनेट आर यूजली स्विच वैन। तो इसके इनसाइड में क्या होगा, अ मैश ऑफ द, ये बात आपने समझनी है। इसके अंदर होगा क्या, देयर इज द मैश ऑफ द पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क। इसके अंदर मैश होगा पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क का। पॉइंट टू पॉइंट क्या है कि एक राउटर लगा हुआ है वो दूसरे राउटर से पॉइंट टू पॉइंट में कनेक्टेड है। इसी तरह जो उससे अगला राउटर जो जिससे ये कनेक्टेड था वो किसी अगले राउटर से पॉइंट टू पॉइंट में कनेक्टेड है, और मजीद दो और से भी पॉइंट टू पॉइंट में कनेक्टेड है। इसी तरह से उससे अगला वाला राउटर मजीद दो कंट्री से आगे पॉइंट टू पॉइंट में कनेक्टेड है। इसी तरह से जो बैकबोन काज होगी ना, कि बैकबोन पे क्या है, तो हम उसे कह सकते हैं अ मैश ऑफ द पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क। एक पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क का मैश है जिसे हम क्या कह रहे हैं, उसे हम कह रहे हैं स्विच वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। दैट कनेक्ट स्विचेस। अब वो क्या करता है, स्विचेस को कनेक्ट करता है। यहाँ पे स्विचेस से मुराद वो वाले स्विच नहीं है, यहाँ पे स्विचेस से मुराद जो कि आपको, स्विच का काम क्या होता है, स्टेट को ऑन या ऑफ करना या आपको एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करना, ये काम होता है स्विचेस का। ये यहाँ पे भी स्विच से मुराद हमारी वो कोई भी डिवाइस हो सकती है जो कि किसी दूसरी डिवाइस से क्या है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन के अंदर कनेक्टेड है और आपको दूसरे के ऊपर रीचेबिलिटी, दूसरे के ऊपर जो है एक्सेस प्रोवाइड कर रही है। ये देखें जी, द स्विचेस मल्टीपल पोर्ट कनेक्टर्स। स्विचेस हो सकते हैं, मल्टीपल पोर्ट कनेक्टर हो सकते हैं। अलाउ द कनेक्शन ऑफ द सेवरल इनपुट्स एंड आउटपुट्स। वो कर क्या रहे होते हैं, आपको कनेक्शन को अलाउ कर रहे होते हैं सेवरल पॉइंट्स पे, जिनके अंदर कुछ इनपुट्स भी हो रही होती हैं, यानी कि इनकी तरफ भी आ रही होती हैं और इनकी तरफ से जा भी रही होती है। अभी आगे आप जब नेटवर्क देखेंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि हम यहाँ पे स्विच जो है वाइड एरिया नेटवर्क वो किस तरह का एक नेटवर्क होता है। अच्छा, अब स्विच वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर हमारे पास जो टेक्नोलॉजीज हमने डिस्कस करनी है उनके अंदर सबसे पहली टेक्नोलॉजीज है X.25, फिर है जी आपकी फ्रेम रिले, और फिर है जी आपका ATM। लेकिन उस चीज़ों से पहले, डिस्कस करने से पहले हमें जनाब ये स्विचिंग जो है इसका कंसेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। हम मेजरली हमने नेटवर्क्स के जो सब्जेक्ट पढ़े थे, कंप्यूटर कम्युनिकेशन नेटवर्क, वहाँ पे हमने स्विचिंग की जो है वो दो टाइप्स को डिस्कस किया था। एक को हम कहते हैं सर्किट स्विचिंग और दूसरी को हम क्या कहते हैं, पैकेट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग के अंदर हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो कनेक्शन है डेस्टिनेशन तक वो परमानेंटली जो है वो कनेक्ट हो जाता है। इसी स्विचिंग के अंदर हम सर्किट स्विचिंग के अंदर ही एक कंसेप्ट भी साथ ही डिस्कस कर लेते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, लीज लाइन का। लीज लाइन हम डायरेक्ट लाइन जो है वो करते हैं, लाइक हमें चाहिए इंटरनेट चाहिए अपनी कंपनी के अंदर, लेकिन याद रही ये बड़ी बड़ी कंपनीज करती हैं लीज लाइन वाला जो कंसेप्ट है, ये बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, एंटरप्राइज लेवल की जो कंपनीज हैं उनके अंदर इम्प्लीमेंट होता है, बिकॉज स्मॉल लेवल के ऊपर हम इतना जो एक्सपेंसिव बजट है उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हमारे पास जो एंटरप्राइज लेवल की जो कंपनी होती हैं वो हमारे पास हमेशा जो है वो लीज लाइन जो है वो प्रेफर करती हैं। लीज लाइन के अंदर होगा क्या कि आपकी उस कंपनी से और आपके आईएसपी मीन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है आपको एक अदद जो केबल है या फिर डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड कर देगा आपकी इंडस्ट्री तक, आपकी कंपनी तक, आपकी एंटरप्राइज तक, ठीक है।
और ये परमानेंट कनेक्शन होगा फॉर द डेस्टिनेशन, कोई वर्चुअल नहीं होगा, कोई इस कनेक्शन के अंदर कोई शेयर्ड मैकेनिज्म नहीं होगा, दरमियान में कोई और दूसरे लोगों को प्रोवाइड नहीं किया जा रहा होगा। ओनली पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बिटवीन यू एंड द प्रोवाइडिंग कंपनी। अब इसको दोनों पर्पस के लिए यूज़ किया जा सकता है, शॉर्ट रेंज के लिए भी और लॉन्ग रेंज के लिए भी, ठीक है। बैंडविड्थ इसके अंदर फिक्स होती है जिसके लिए आप पे कर रहे होते हैं। आप उन्हें कहते हैं कि मुझे ये लाइन के ऊपर जो है वो 2 मेगाबिट पर सेकेंड जो है वो स्पीड चाहिए, तो हमेशा जो है उसके ऊपर 2 मेगाबिट पर सेकेंड जो स्पीड है वही आपके पास आपको मिल रही होगी, क्योंकि आप उसके लिए पे कर रहे हैं। अगर नहीं मिल रही तो समझे कि वो कंपनी जो है आपको जो उसने प्रॉमिस किया था उस स्पीड को प्रोवाइड करने के काबिल नहीं है, वो अपने प्रॉमिस पे पूरा नहीं उतर रही। अदरवाइज आपको जो बैंडविड्थ है वो यहाँ पे फिक्स मिल रही होगी, जितनी बैंडविड्थ की आपने रिक्वेस्ट की होगी और जो कंपनी ने कहा होगा वही बैंडविड्थ आपको हमेशा मिलती रहेगी जब तक आप उसकी लीज लाइन की पेमेंट करते रहेंगे। अवेलेबिलिटी इज 24/7, क्योंकि आपके और कंपनी के दरमियान में क्योंकि कोई तीसरा बंदा नहीं होता, कोई शेयर्ड ये बैंडविड्थ नहीं होती, कोई शेयर्ड यहाँ पे चीज़ें यूज बैंडविड्थ रिसोर्स जो है वो शेयर्ड मैकेनिज्म्स के थ्रू यूज़ नहीं हो रहा होता, इसलिए जो अवेलेबिलिटी है वो 24/7 होती है, यानी कि यहाँ पे फेलियर रेट जो है आपका वो बिल्कुल कम होता है। और अमूमन क्या कहा जाता है को जो बड़ी कंपनीज होती हैं वही इस बैंडविड्थ को लेती हैं, तो हमेशा जो है वो क्या करती है बैकअप के अंदर एक जो होता है मेन लिंक जो है वो ज़्यादा बैंडविड्थ का लेती हैं और एक लीज लाइन का जो लिंक है वो कम बैंडविड्थ का लेती हैं, ताकि अगर किसी वजह से कोई फेलियर आए तो ये ना हो कि, क्योंकि यहाँ पे फेलियर एक ही सूरत में आ सकता है, आपका और कंपनी की जो आपने लीज लाइन ली थी उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ गया। अब रिस्क सबसे बड़ा यही है कि अब आपकी पूरी कम्युनिकेशन रुक जाएगी, क्योंकि ये जो चैनल है ये शेयर्ड तो था नहीं, आपके और कंपनी के दरमियान में था। उस मीडिया के अंदर ही कोई प्रॉब्लम आ गया और आपके दरमियान में कोई इशू आ गया, केबल की डिस्कनेक्ट होगी या कोई भी दूसरा इशू आ गया, तो आपकी सारी बैंडविड्थ रुक जाएगी। इसलिए कोशिश करी जाती है कि हमारे पास कंपनीज क्या कोशिश करती हैं कि वो एक मेन लीज लाइन ले और एक अपना बैकअप राउट जो है वो लाजमी ले किसी भी जो आईएसपी कंपनी है उससे। चार्जेस फिक्स होते हैं, वेदर आप यूज़ करें या ना करें, उन्होंने अपनी जो मंथली पेमेंट है आपसे ले लेनी है, क्योंकि आपने उसकी कमिटमेंट की है कि जनाब मैं आपको मंथली इसका रेंट देता रहूँगा और ये 2 MB/सेकेंड की जो आप स्पीड है ये मुझे आप प्रोवाइड करते रहेंगे। यूज़ एनालॉग सर्किट, जिस तरह से मैंने आपको अभी बताया कि हम इसके ऊपर जो बात करते हैं वो हम सर्किट स्विचिंग की बात करते हैं, और सर्किट स्विचिंग में हमेशा डाटा को सेंड करने से पहले डिसाइड कर लिया जाता है कि हमारा जो डाटा है वो किस पाथ से होके गुजरेगा। जिस तरह अभी हमने ऊपर बात की कि हमेशा जो बैंडविड्थ है वो फिक्स रहेगी, ठीक है, और परमानेंट कनेक्शन बनेगा फॉर द डेस्टिनेशन। तो हमेशा जो है एक ही पाथ फॉलो किया जाता है डेस्टिनेशन पे पहुंचने का इसके अंदर। तो हमारे पास एक लीज लाइन की एग्जांपल जो है वो टेलीफोन जो लाइंस होती हैं अमूमन हम अपने घरों में लेते हैं वो हो सकती है जी। इसी तरह सर्किट स्विचिंग की भी। आगे जनाब हमारे पास फ्रेम रिले आ जाती है। अब ये देखें जी, यहाँ पे अभी फ्रेम रिले को छोड़ दे, मैंने आपको क्या समझाना था, मैंने आपको स्विच वाइड एरिया नेटवर्क का थोड़ा सा समझाना था, तो यही वाली डायग्राम पे हम ले लेते हैं। यहाँ पे ये हमारे सपोज कर लें ये एक राउट, हाँ सपोज नहीं बल्कि ये एक राउटर का साइन ही है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। ये रेड कलर का जो सर्कल के अंदर आपको रिप्रेजेंट किया गया, दिस इज द राउटर एंड दिस इज आल्सो द राउटर ऑन द अदर साइड। ये हमारा जो है ये पाकिस्तान की साइट है, और इसी तरह से हमारा जो एक ऑफिस है वो अमेरिका के अंदर है, वो हमारा ये दूसरा ऑफिस है। अब देखें यहाँ से, अब ये स्विच वैन क्या है, अब ये सारा जो एरिया है ना, ये जो क्लाउड की फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट हुआ है, दैट इज़ द स्विच वैन। और ये यहाँ पे ये क्या चीज़ें लगी हुई हैं, ये आपको एक साइन डब्बे के अंदर और ये क्रॉस टाइप का एक साइन नज़र आ रहा होगा, ये हमारे पास स्विचेस हैं, ठीक है। ये स्विच आपको रिचबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट हैं आपस में, और रिचबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं टू अनदर। ये वाला स्विच इसके ऊपर एक्सेस दे रहा है, ये वाला स्विच इसके ऊपर दे रहा है, इसके ऊपर भी दे रहा है, ठीक है। तो अब देखें यहाँ से आप पाकिस्तान के अंदर चले और आपकी कम्युनिकेशन, आपकी जो सब ब्रांच है वो कहाँ पे है, आपकी अमेरिका के अंदर एक सब ब्रांच है जहाँ पे आपने एक सर्वर, मेन फ्रेम सर्वर लगाया हुआ है। आपके जो कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो यहाँ पे इस साइट ऑफिस में बैठे हुए हैं, और कुछ यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, और कुछ ये लाहौर के अंदर कुछ लोग बैठे हुए हैं।
ठीक है। ये सारे लोग हमारे अमेरिका में कुछ लोग जो काम कर रहे हैं उनसे बैठ के कैसे कम्युनिकेट करते हैं, ये विद द हेल्प ऑफ द स्विच वाइड एरिया नेटवर्क। उस स्विच वाइड एरिया नेटवर्क की मैंने आपको फर्दर बताया कि हमने फ्रेम रिले टेक्नोलॉजी को, X.25 को और ATM को डिस्कस करना है। तो सर्किट स्विचिंग के अंदर क्या होता था, यहाँ से यानी कि ये जो लोग हैं अगर ये डाटा सेंड करने जाते थे, ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला पाथ ये पहले ही डिसाइड हो जाएगा यहाँ से चलने से पहले, और ये फिक्स होगा हमेशा। ठीक है, यही लीज लाइन का कंसेप्ट भी था। अब इससे सबसे बड़ा नुकसान ये होता है, सबसे बड़ा सर्किट स्विचिंग के अंदर हमें नुकसान ये होता है कि अब ये वाला जो पाथ है, ये वाला जो मीडिया है, ये वाला जो पूरे का पूरे रिसोर्सेज हैं, ये जो सारे स्विचेस हैं, ये इनकी कम्युनिकेशन के लिए और इन भाई साहब की कम्युनिकेशन के लिए जो हैं क्या हो जाते हैं, सिर्फ वक्फ हो जाते हैं। बाकी के दूसरे लोग यानी कि ये वाला फ़र्ज़ करें, ये वाले लोग इसी मीडिया के ऊपर आके कोई बात करना चाहते हैं तो भाई इनको जो मीडिया है ऑलरेडी रिजर्व मिलेगा, जब तक कि ये उस मीडिया को खुद से छोड़ नहीं देते। ये सर्किट स्विचिंग के अंदर है, क्योंकि हम इसकी पेमेंट कर रहे होंगे इस बात की, और हमने जब तक की पेमेंट की होगी हम इसको जो है अपना रिजर्व रखेंगे इन रिसोर्सेज को। तो ये जो है थोड़ा सा नुकसान था। इसकी बजाय फिर हमने पैकेट स्विचिंग अप्रोच की तरफ गए, और पैकेट स्विचिंग अप्रोच के अंदर हमने क्या कहा, हमने कहा कि जो डाटा है सबसे पहले उस डाटा को पैकेट्स के अंदर डिवाइड किया जाए, और पैकेट्स को इंडिविजुअली मूव किया जा सके। पैकेट जो है वो, कोई पैकेट इस पाथ से होके गुजर रहा है, यहाँ से चला गया, कोई पैकेट जो है हमारा इस पाथ से, नीचे वाले पाथ से, जो मेन फ्रेम वाला पाथ है, इस पाथ से होके चला गया। एट द एंड हम डेस्टिनेशन पे पहुंच के दोबारा से पैकेट्स को क्या किया जाए, रीअसेंबल किया जाए और डेस्टिनेशन तक प्रोवाइड कर दिया जाए। इससे क्या होगा कि ये भाई साहब जो यहाँ वाले, ये इधर ये ब्रिज के साथ जो लोग कनेक्टेड हैं, ये भी कुछ पैकेट इनके भी जा रहे होंगे और कुछ पैकेट इनके भी जा रहे होंगे। ठीक है, हम मीडिया जो है वो जो है वहाँ पे उसको रिजर्व नहीं करेंगे, हम सर्किट जो है वो पहले से इस्टेब्लिश नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, अपने जो पैकेट्स हैं वो मूव कर देंगे। हो सकता है मेरा एक पैकेट गया, फिर उनका एक पैकेट गया, फिर मेरा, और फिर उनका, और एट द एंड उनको भी उसी मीन वाइल जो कम्युनिकेशन है पहुंच गई, और मुझे भी मेरी मीन वाइल कम्युनिकेशन मिल गई। तो ये जो अप्रोच थी, और उसके बाद मीडिया जो है दोबारा अगेन खाली कर दिया गया, वहाँ पे कोई ट्रांसमिशन नहीं हो रही होगी और कोई पैकेट जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हो रहा होगा। मीडिया जो है अगेन जो है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो है आपको खाली मिलेगा। तो ये जो थी, ये है पैकेट स्विचिंग अप्रोच, और पैकेट स्विचिंग अप्रोच के अकॉर्डिंगली हमने ये फ्रेम रिले का नेटवर्क बनाया, जो कि नेक्स्ट इंशाल्लाह हम क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे कि फ्रेम रिले, X.25 और हमारे पास ATM टेक्नोलॉजी जो है वो किस तरह से काम करती हैं। जी, यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह है तो पूछिएगा जी। आवाज़ आपकी जेंटलमैन आवाज़ आ रही है आपकी, लेकिन बहुत स्लो आ रही है। आप बोलिएगा। हाफिज़ फ़हद साहब, आपकी आवाज़ जो है बिल्कुल स्लो आ रही है। किसका सवाल था जी, मुझे नहीं अभी आइडिया, कौन पूछ रहा था, क्या सवाल पूछ रहा था, बताइएगा, रिपीट कीजिएगा जी, क्या सवाल है आपका। जी, किसी का कोई सवाल है तो बताइएगा। जी सर, ये मेरा एक लीज एक पॉइंट पता है, अवेलेबिलिटी 24/7, इसे थोड़ा बता दें। अवेलेबिलिटी 24/7 इसी सूरत में होगी, मैंने बताया कि हम लीज लाइन क्योंकि ले रहे हैं और लीज लाइन के लिए हम पे कर रहे हैं, और कंपनी जो है वो आपको श्योर करेगी कि फेलियर रेट वहाँ पे ना आने पाए। लेकिन हम अपने उसके लिए अपना जो है फेलियर रेट जो है बिल्कुल कम करने के लिए, पूरी कंपनी जो है ये, क्योंकि ये बड़ी बड़ी कंपनीज ही लेती हैं और उनका डाटा जो है वो क्रिटिकल होता है,
और फिर हम ये करते हैं कि हम बैकअप पे भी एक जो है कुछ स्मॉल बैंडविड्थ, यानी कि मेन लिंक हमारा अगर 2 मेगाबिट पर सेकंड का लिंक है तो हम जो है वो हाफ हिस्से यानी कि 1 मेगाबिट पर सेकंड का एक बैकअप लिंक भी लाजमी लेते हैं, ताकि हम जो है अगर हमारा किसी भी रीज़न की वजह से एक ही लिंक है ना, अगर हम एक ही लिंक ले लेते हैं और वो कंपनी और हमारे दरमियान में आ रहा है और अगर वही हमारा लिंक जो है वो फेल हो जाता है तो पूरी कंपनी जो है वो बंद हो जाएगी, उसका पूरा नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर बंद हो जाएगा। तो हम एक लिंक जो है वो बैकअप के अंदर लाजमी रखते हैं। अब जब कंपनी की तरफ से भी हमें ये कहा जा रहा है कि हमारा जो फेलियर रेट है वो बिल्कुल 99.9997% है, ठीक है, और दूसरी तरफ आप अपने तौर पे भी उनसे एक बैकअप लिंक भी ले रहे हैं, तो यहाँ पे फेलियर रेट जो है वो हमारे पास बिल्कुल कम है। फेलियर रेट ना होने की वजह से जो अवेलेबिलिटी जो है हमारी वो बढ़ जाती है, और वो अवेलेबिलिटी जो है हम उसे कह सकते हैं कि 24/7 अवेलेबल है हमारा नेटवर्क। हमारे पाकिस्तान के एटीएम्स की तरह नहीं होता कि जनाब सुबह गए तो नहीं चल रहे, शाम गए तो चल रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे फेलियर रेट का आपको अंदाज़ा होगा कि इतनी क्रिटिकल एप्लीकेशन है लेकिन फिर भी फेलियर आता है। लेकिन जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वहाँ पे फेलियर का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को एक अच्छा खासा लॉस, ठीक है। मतलब ये 24/7 मतलब ये दिन को दिन के घंटों को और वीक के दिन को मैनेज किया हुआ इन्होंने यहाँ। जी जी, 24 यानी कि पूरे दिन के 24 आवर होते हैं और 7 जो है वीक के अंदर डे होते हैं, और इसी तरह से जी जी मल्टीप्लाई बाय 365 डेज, यानी कि साल के पूरे 365 डेज के अंदर 24/7 की अवेलेबिलिटी आपको मिलेगी। जी सर, जज़ाकल्लाह। एक्सक्यूज मी, वो मेगा और मेगाबाइट के बारे में सर थोड़ा सा। अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल चाल है जी। अच्छा, लास्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे फ्रेम रिले को, और कुछ डिस्कशन हमारी इस पे हुई थी फ्रेम रिले से रिलेटेड। आज जनाब हम देखते हैं कि हमारे पास एटीएम जो है, इट्स अ टाइप ऑफ आल्सो द स्विच वैन टाइप नेटवर्क। वो हमारे पास किस तरह से उसके अंदर क्या क्या चीज़ें जो इंफॉर्मेशन जो है हमारे लिए मौजूद है। एटीएम जो हमारे पास स्विच वैन की जो टाइप है, इसके अंदर हमारे पास दरअसल क्या होता है कि जैसे हमने ये रिसेंटली इस डायग्राम के अंदर देखा था, यहाँ पे जनाब हमने कहा कि एक जो पैकेट होगा, एक जो फाइल होगी, उसको डिफरेंट नंबर ऑफ द पैकेट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा, और वो पैकेट जब हमारे पास एक स्विच वैन के नेटवर्क के अंदर एंटर होगा तो कोई जो पैकेट होगा वो एक स्पेसिफिक पाथ के ज़रिए जा रहा होगा, और कोई दूसरा जो पैकेट होगा उसी एक फाइल का, तो वो किसी दूसरे पाथ को फॉलो करता हुआ डेस्टिनेशन पे पहुंच पाएगा। तो डिफरेंट पाथ से होता हुआ हमारा जो पैकेट्स है वो गुजरेगा। अब जबकि सेल जो हमारे पास जो एटीएम है वो क्या कहता है, एटीएम अ सेल नेटवर्क को यूज़ करता है, यूजेस द सेल एज द बेसिक यूनिट ऑफ डाटा एक्सचेंज। यहाँ पे हमारे पास डाटा एक्सचेंज के लिए पैकेट नहीं बल्कि सेल यूज़ किए जाते हैं फॉर द डाटा एक्सचेंज। हर सेल का बस फ़र्क दोनों में इतना है, वहाँ पे पैकेट, यहाँ पे सेल। हर सेल का जो साइज है वो हमारे पास एक फिक्स साइज के ब्लॉक ऑफ इंफॉर्मेशन कंटेन करता है। हर सेल के अंदर एक फिक्स जो हमारे पास जो है क्या आएगा, डाटा वो हमारे पास आएगा जो कि सोर्स से डेस्टिनेशन तक हमारे पास पहुंच पाएगा। अगर इसको हमने थोड़ा सा समझना हो डायग्राम के अंदर तो इस तरह से है कि हमारे पास एक जो फाइल है उसके कुछ हमारे पास क्या है, सेल्स हैं, दैट इज़ द A1 A2 एंड द A3, एंड दिस इज़ अनदर फाइल जिसके हमारे पास कुछ सेल हैं B1 B2, और एक सेल आपको यहाँ पे जो है खाली इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे मिलेगी, उसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इसी तरह से हमारे पास तीसरी तरह की फाइल जिसके अंदर हमारे पास जो कंटेन करती है 3 सेल्स पे C1 C2 एंड C3। एटीएम जो है यूज़ करता है एक टेक्निक जिसे हम कहते हैं एटीएम मल्टीप्लेक्सिंग। एटीएम मल्टीप्लेक्सिंग के अंदर एक मल्टीप्लेक्सर का यूज़ किया जाता है। यू नो बेटर अबाउट द मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर का क्या काम होता है, मल्टीप्लेक्सर का काम होता है कि कंबाइन इंफॉर्मेशन को एक जगह पे इकट्ठा करके प्रोवाइड करना, यानी कि नंबर ऑफ द इनपुट्स ये आपके रिसीव करता है और रिटर्न के अंदर आपको एक आउटपुट जो है वो प्रोवाइड करता है। इट्स अ वर्क ऑफ द मल्टीप्लेक्सर। डीमक्स इस तरह से क्या काम करता है, उसको एक इनपुट रिसीव होती है और वो उसको नंबर ऑफ
आउटपुट जो है वो रिटर्न करता है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि एटीएम जिस स्कीम को फॉलो करता है दैट इज़ द एटीएम मल्टीप्लेक्सिंग, यानी कि मल्टीप्लेक्सिंग और मक्स का यूज़ किया जा रहा होता है। मक्स का यूज़ हम करने के बाद अब देखें यहाँ पे A1 जो है हमारे पास, A2 A3 दीज आर द belonging to the specific file and B1 B2 are the belongs of the another file। ठीक है, अब यहाँ पे जबकि इसको मल्टीप्लेक्सर से गुजारा गया तो हमारे पास ये देखें खाली जो इन्फॉर्मेशन थी, पहले 2 पैकेट खाली, फिर C3 का एक पैकेट जा रहा है, यानी कि सेल, यहाँ पे पैकेट नहीं बोलना, यहाँ पे सेल बोलना है। C3 का जा रहा है यहाँ पे एक सेल, फिर यहाँ पे देखें B2 का एक सेल जा रहा है, A3 का इसी तरह से आ गया, C2 B1 A2 C1 A1। जब ये डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे तो इन्हें दोबारा से क्या कर दिया जाएगा, डीमक्स से गुजार के अगेन क्या कर दिया जाएगा, अकॉर्डिंग टू डेस्टिनेशंस जो है वहां तक पहुंचा दिया जाएगा। तो ये जो हमारे पास यहाँ पे ये सारा जो हमारे पास स्विच वैन टाइप का एक नेटवर्क है, यहाँ से क्या किया जाता है, हर कोई ये एक डाटा सेंड कर रहा है, ये डाटा सेंड कर रहा है, यहाँ पे पहुंच के इसको क्या किया जाता है, एक मक्स से गुजारा जाता है, और ये मक्स क्या करता है, उस डाटा को यहाँ से किसी का कोई सेल यहाँ से जा रहा है, किसी का कोई सेल जा रहा है, किसी का कोई, एट द एंड डेस्टिनेशन पे पहुंच के इनको दोबारा से क्या कर दिया जाता है, डीमक्स किया जाता है जी। तो ये है हमारे पास एटीएम मल्टीप्लेक्सिंग। एटीएम मल्टीप्लेक्सिंग के अंदर हम 2 तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो यूज करते हैं सोर्स से डेस्टिनेशन तक डाटा जो है पहुंचाने के लिए। एक हमारे पास वर्चुअल कनेक्शन, अब यहाँ पे आया इन द केस ऑफ द फ्रेम रिले तब भी वर्चुअल कनेक्शन बनेगा, यानी कि हमने कहा था कि हम फिजिकल पाथ जो है वो एस्टैब्लिश नहीं करेंगे, हम किसी किस्म का कोई भी सर्किट, जैसा कि हमारे पास सर्किट स्विचिंग के अंदर हमने कहा था कि ऑल रिसोर्सेज विल द रिजर्व्ड इन द फिजिकल पाथ। ठीक है, तो हम फिजिकल पाथ की तरफ, फिजिकल कनेक्शन मेकिंग की तरफ नहीं जाएंगे, बल्कि हम एक वर्चुअल कनेक्शन मेकिंग की तरफ जाएंगे सोर्स से डेस्टिनेशन तक, और अपनी सारी की सारी जो ट्रैफिक होगी उसको हम पैकेट्स में डिवाइड कर देंगे, और ये पैकेट्स हमारे फ्रीली मूव कर सकेंगे हमारे स्विच वैन पे, ना कि वो जस्ट एक पाथ को फॉलो करें। क्लियर हो गया जी। तो हमारे पास जो वर्चुअल कनेक्शन जो हमारे पास बनेगा उसके अंदर 2 तरह के हमारे पास आइडेंटिफायर जो हैं वो यूज होंगे। एक को कहते हैं वर्चुअल पाथ आइडेंटिफायर, जो कि पाथ को आइडेंटिफाई करने में हमारी हेल्प आउट करेगा, और दूसरा है वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर, जो सर्किट हम सोर्स डेस्टिनेशन तक एस्टैब्लिश करेंगे उस सर्किट को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास जो है VCI जो है वो यूज होगा। तो ये VPI और VCI जो है दोनों के दोनों जो हैं, अगर हम ATM का जो सेल स्ट्रक्चर है उसको देखें तो उसके हेडर के अंदर के VPI एड्रेस यानी कि वर्चुअल पाथ आइडेंटिफायर और VCI एड्रेस वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर, ये 5 बाइट्स की इंफॉर्मेशन जो है हमारे पास एज अ हेडर के तौर पे इंक्लूड है जी हमारे पास, जो हमारे पास ATM का सेल स्ट्रक्चर होगा उसके अंदर। पेलोड यानी कि ओरिजिनल डाटा जो हमारा है वो 48 बाइट का है, टोटल हमारे पास ये 53 जो बाइट्स हैं ये हमारे पास ATM सेल जो है वो कंटेन करता है। ये है जी आपका ATM। अब आ जाते हैं जिन चीज़ों ने हमारे पास चीज़ों, ये वैसे आपका प्रीवियसली नॉलेज से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि आपकी आउटलाइन के अंदर मेंशन है तो हमें इसको थोड़ा सा रिव्यू करके गुजरना है। तो जिन चीज़ों ने वाइड एरिया नेटवर्क के ऊपर आपके पास जिन चीज़ों ने यूज़ होना है, जिन डिवाइसेस ने यूज़ होना है, हमें उनको थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करना है, उनके अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। यू ऑलरेडी फेमिलियर विद दीज डिवाइसेस। यहाँ पे हमारा मकसद इनको डिटेल के अंदर पढ़ना नहीं है, आपको सारों को पता है कि रिपीटर, हब, ब्रिजेस और राउटर क्या होते हैं। लैन और वैन डू नॉट नॉर्मली ऑपरेट इन आइसोलेशन। यहाँ पे वो आपको कह रहा है कि लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क ऐसा नहीं है कि वो जनाब अकेले ही सारा ऑपरेट कर रहे हो, या कोई एक ऐसी चीज़ हो जो बाय इटसेल्फ एक वर्क करती है, एक मशीन है जो एक से लैन के अंदर उसको चला दें तो लैन पूरा हमारा स्टैब्लिश हो जाता है। वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर एक कोई मशीन, एक कोई डिवाइस है उसको चला दें तो हमारा वाइड एरिया नेटवर्क मैनेज होता है, ऐसा नहीं है। दे आर कनेक्टेड टू अनदर और टू द नेट इंटरनेट, ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क वाइड एरिया नेटवर्क के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश की होती है, इसी तरह से वाइड एरिया नेटवर्क की रीचेबिलिटी है टिल टू लोकल एरिया नेटवर्क आपको प्रोवाइड की जाती है, जिस अभी दोबारा से आपको प्रीवियसली डायग्राम दिए जाता हूँ। तो यहाँ पे ये देखें, ये जो हमारे कुछ पीसी और इस साइट के ऊपर लगे हुए कुछ पीसी जो हैं, दीज आर द पार्ट ऑफ द लोकल एरिया नेटवर्क। लेकिन ये एक्सेसिबिलिटी इनको कहाँ पे मिल रही है, दिस इज द क्लाउड। और क्लाउड की जब हम बात करते हैं, हम बात करते हैं वाइड एरिया नेटवर्क की, तो वाइड एरिया नेटवर्क पे इनको रीचेबिलिटी प्रोवाइड हो रही है। इसी तरह से यहाँ पे
जो एट द अदर साइड जो है हमारे पास है वो वैन से निकल के जो रीचेबिलिटी है वो प्रोवाइड की जा रही है लोकल एरिया नेटवर्क का। ऐसे नहीं है कि जनाब लैन जो है वो अकेला सब कुछ कर सकता है और हम उसे एक अच्छा नेटवर्क कह सकते हैं, और ऐसे भी नहीं है कि वाइड एरिया नेटवर्क अकेला सब कुछ कर सकता है और हम उसे एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर कह रहे हैं। LAN और the WAN do not normally operate in isolation. They are connected to another to the internet. To connect the local area network or wide area network, we use connecting device. लोकल एरिया नेटवर्क पे और वाइड एरिया नेटवर्क पे कनेक्ट होने के लिए हमें फिर किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? हमें डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है कि डिवाइसेस हमारे पास जो हैं वो हमारी हेल्प आउट करती है टू प्रोवाइड द रीचेबिलिटी टू द लोकल एरिया नेटवर्क एंड द वाइड एरिया नेटवर्क। कनेक्टिंग डिवाइस कैन ऑपरेट इन अ डिफरेंट लेयर ऑफ द इंटरनेट मॉडल। हमने डिफरेंट इंटरनेट मॉडल को डिस्कस किया अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर, जिसमें TCP IP और OSI मॉडल जो है वो इन्वॉल्व था। तो ये जो डिवाइसेस हमारे पास होती हैं ये ऑपरेट कर सकती हैं इंटरनेट मॉडल्स के ऊपर, ठीक है। इनको बनाया गया है ऐसे ही, इनके अंदर जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो किया गया है। तो जिनके अंदर हमारे पास रिपीटर्स आते हैं, ब्रिज आते हैं, राउटर्स आते हैं, और हमारे पास 3 लेयर स्विचेस जो हैं वो भी आते हैं। नहीं जी, वायरलेस को वर्चुअल पाथ आपका सवाल था जी उस्मान साहब, वायरलेस को वर्चुअल पाथ हम नहीं कह रहे। यहाँ पे वर्चुअल पाथ से मुराद हमारे पास क्या होगा, एक पाथ एस्टैब्लिश होगा, उस पैकेट को, एक हमारी फाइल जो है वो नंबर ऑफ द पैकेट्स के ऊपर कंटेन करेगी। हर पैकेट खुद जो है वो मूव कर सकेगा बाय द हेल्प ऑफ VCI, वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर, और VPI। एक एड्रेस हम एक नंबर यूज़ करेंगे जो कि हर डिवाइस, 2 डिवाइसेस के दरमियान में सोर्स से डेस्टिनेशन तक होगा। दरअसल वो जो पाथ हमारा कुछ देर के लिए बनेगा उसे हम क्या कह रहे हैं, वर्चुअल, हम उसे क्या कह रहे हैं, एक वर्चुअल सर्किट कह रहे हैं जी। जी तो हम डिस्कस कर रहे थे कि ये जो लैन के ऊपर और वाइड एरिया नेटवर्क के ऊपर रीचेबिलिटी हमें प्रोवाइड करने में हेल्प आउट हमारी करेंगे, दैट आर द कनेक्टिंग डिवाइसेस। और इन डिवाइसेस के अंदर रिपीटर, ब्रिजेस और सेकंड लेयर स्विचेस और इसी तरह से थर्ड लेयर स्विचेस जो है हमारे पास अवेलेबल है। तो इनको थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि ये किस किस तरह से क्या क्या चीज़ जो है हमारे पास वर्क कर। अच्छा, ये देखें, ये हमारे पास रिस्पेक्टिव, इससे पहले जब आपने डिस्कस किया इन डिवाइसेस को, इनकी फंक्शनैलिटी के वाइज डिस्कस किया, आज जो है हम रिलेटेड टू द मॉडल्स जो हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। नेटवर्क लेयर के ऊपर हमारे पास क्योंकि डिसीजन जो होता है वो राउटिंग का होता है कि हमारे पास पाथ सिलेक्शन जो है वो किस तरह से हो पाएगी। जो यहाँ पे हमारे पास ये थर्ड लेयर बनती है, तो इस थर्ड लेयर के ऊपर जो वर्क करने वाली जो डिवाइस है हमें रीचेबिलिटी प्रोवाइड करती है टू द वाइड एरिया नेटवर्क, वो हमारे पास राउटर होता है, ठीक है। लेकिन हमारे पास मोस्टली आजकल जो है वो ज़्यादातर जो है सेकंड लेयर, सॉरी थर्ड लेयर स्विच भी यूज़ हो रहे हैं। यानी कि स्विच ना सिर्फ अब सेकंड लेयर की डिवाइस है बल्कि थर्ड लेयर की डिवाइस भी आप उसे कह सकते हैं। डाटा लिंक लेयर पे हमारे पास ब्रिज और स्विच यूज़ होते हैं, ठीक है। और फिजिकल लेयर पे हमारा रिपीटर या फिर कोई हब जो टाइप की डिवाइस है वो यूज़ होती है। ये अभी आपने पूरा जो है इसको याद रखना है कि किस लेयर के ऊपर हमारे पास क्या चीज़ जो है वो इन्वॉल्व थी। अब आ जाते हैं रिपीटर, जो कि कहाँ पे यूज़ होगा हमारे पास, वेरी फर्स्ट लेयर, दैट इज़ द फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर का क्या काम है, इसको स्ट्रीम ऑफ जो है बाइट या बिट्स जो है वो रिसीव होती है एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए, ठीक है। तो ये क्या करता है रिपीटर, जस्ट रिपीट द इंफॉर्मेशन। ये रिपीट, यहाँ पे क्या होता है, ये एक PC लगा हुआ था और ये यहाँ पे थोड़ी सी देर चलने के बाद हमारा जो सिग्नल था वो क्या हुआ, वो कम होना शुरू हुआ, और एक रिपीटर जो है हमने डिवाइस लगाई, वो रिपीटर क्या करेगा, जस्ट हमारे पास रिपीट करेगा। यानी कि क्या करेगा, दो, एक ये वाला बंदा था और एक ये वाला बंदा था, अगर वायर जो है हमारी वो कम पड़ रही है तो ये दोनों के जो जस्ट सेगमेंट्स है, जैसे यहाँ पे अभी लिखा भी हुआ है, रिपीटर कनेक्ट द सेगमेंट्स ऑफ द लैन। एक हमारा ये लोकल एरिया नेटवर्क है और ये लोकल एरिया नेटवर्क का एक वो पार्ट है जो कि हमारा किसी वजह से थोड़ा सा दूर है। तो इस लोकल एरिया, ये पूरा एक ही लोकल एरिया नेटवर्क है, इन दो लोकल एरिया के पार्ट्स को, दो सेगमेंट्स को, दो हिस्सों को आपस में जस्ट क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। ये हमारा क्या कहलाएगा, रिपीटर कहलाएगा। दो लोकल एरिया नेटवर्क नहीं है। अगर ये दो लोकल एरिया नेटवर्क हों तो फिर जो डिवाइस इन्वॉल्व हो वो एक राउटर होगा, ठीक है, या फिर हम स्विच होगा यहाँ पे। लेकिन
हमारे पास 2 लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो यहाँ पे हमारे पास नहीं है। तो अगर 2 लोकल एरिया नेटवर्क होंगे तो यहाँ पे जो डिवाइस इन्वॉल्व हो जाएगी वो स्विच होगी। ये रिपीटर है, जस्ट आपके 2 लैग सेगमेंट्स को आपस में क्या कर रहा होगा, कनेक्ट कर रहा होगा। रिपीटर जैसे हमने कहा कि कनेक्ट द सेगमेंट्स ऑफ द लोकल एरिया नेटवर्क। रिपीटर ये देखिए यहाँ पे से इसे जितनी भी बिट्स रिसीव हुई इसने क्या करना है, फॉरवर्ड एवरी बिट। इट हैज़ अ नो फिल्टरिंग कैपेबिलिटी। इसने फिल्टर नहीं करना कि मैंने क्या चीज़ जो है वो आगे सेंड करनी है, क्या चीज़ जो है आगे सेंड नहीं करनी। ठीक है, इसने जस्ट जो इसे रिसीव हुआ इसने उठा के आगे फॉरवर्ड कर देना है। ये क्योंकि जस्ट क्या कर रहा है, फिल्टरिंग करवा रहा है, सॉरी फिल्टरिंग नहीं, ये जस्ट क्या कर रहा है, कनेक्शन करवा रहा है बिटवीन 2 लैन सेगमेंट्स के दरमियान में। ठीक हो गया जी। अच्छा, रिपीटर इज अ रीजनरेटर नॉट अ एम्पलीफायर। ये क्लियर कर लें अपना यहाँ पे कंसेप्ट कि एम्पलीफायर नहीं है, यानी कि सिग्नल को कोई एक्सटेंड करके आगे नहीं सेंड कर रहा। वो कौन करता है, अभी हम उसे भी देखते हैं कि वो कौन करता है। कि हमारा सिग्नल कम था, ठीक है, किसी भी अटेनुएशन की वजह से, किसी भी नॉइज़ की वजह से, या सिग्नल इम्पेयरमेंट की वजह से, कोई भी रीज़न हो सकती है। ठीक है, हमारा जो है सिग्नल वो किसी वजह से कम हो गया तो हमारे पास एक डिवाइस इन्वॉल्व होगी, वो हमारे पास क्या करेगी, एम्पलीफिकेशन ऑफ द सिग्नल किया करेगी। जैसे एम्पलीफायर हम यूज़ करते हैं फॉर द साउंड प्रोसेस, तो उसी तरह से हमारे पास एक डिवाइस होगी जो कि सिग्नल को भी हमारे पास क्या किया करेगी, बूस्ट किया करेगी। लेकिन रिपीटर जो है वो नहीं करता, ये जस्ट रीजनरेटर है। ये क्या करता है, एज इट इज़ वन आ रहा था, वन ही इसने लगाया। ठीक है, आगे जितनी बिट्स रिसीव हुई इसने वही वाली बिट्स जो है आगे वो हमारे पास सेंड कर दी। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, अच्छा जी, ब्रिज हैज़ अ टेबल यूज इन फिल्टरिंग। अब ब्रिज के अंदर और इसके अंदर क्या फ़र्क है, दोनों जो है, ये ब्रिज जो है हमारे पास इसके अंदर एक फिल्टरिंग टेबल भी बन रहा होता है। फिल्टरिंग टेबल क्या है, ये देख रहा होता है कि मैंने किस कौन सी पोर्ट के ऊपर जो है वो ये वाला मेरा एड्रेस जो है वो कनेक्टेड है, और कौन सी पोर्ट के ऊपर मेरा दूसरा जो एड्रेस है वो कनेक्टेड है। ठीक है, इसे पता होता है कि ये इस एंड के ऊपर ये लोग कनेक्टेड हैं और इस एंड के ऊपर ये लोग कनेक्टेड हैं। जबकि हमारे पास जो रिपीटर था, ठीक है, उसके अंदर ये चीज़, ये वाला ऑप्शन मौजूद नहीं था। ये भी ब्रिजिंग कर रहा होता है बिटवीन 2 लैन सेगमेंट्स। 2 लैंस जो है हमारे पास उनके दरमियान में ये जो है ये ब्रिजिंग के तौर पे जो है काम कर रहा होता है, दोनों को एक दूसरे के साथ में ला रहा होता है। यहाँ पे हम स्विच को यूज़ भी कर सकते हैं और ब्रिज को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ब्रिज डज नॉट चेंज द फिजिकल मैक एड्रेस इन अ फ्रेम। लेकिन ये जो है फिल्टरिंग तो करता है, इसे ये तो पता है कि ये वाला मैक एड्रेस इस पोर्ट के अगेंस्ट कनेक्टेड है, ये वाला मैक एड्रेस इस पोर्ट के अगेंस्ट, ये वाला मैक एड्रेस इस पोर्ट के, और ये वाला मैक एड्रेस इस पोर्ट के। ब्रिज की पोर्ट की बात हो रही है यहाँ पे, हर बंदे की अपनी इंडिविजुअल पोर्ट की बात नहीं हो रही। ठीक है, इस ब्रिज की पोर्ट के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, लेकिन ये नहीं करता कि जनाब आपका मैक एड्रेस ही चेंज कर दे। ठीक है, इस भाई साहब का मैक एड्रेस चेंज कर दिया या इस भाई साहब का मैक एड्रेस चेंज कर दिया, तो ब्रिज जो है डज नॉट चेंज द फिजिकल मैक एड्रेस इन अ फ्रेम। फ्रेम के अंदर जो मैक एड्रेस जिसके लिए ये कम्युनिकेशन जो है होनी थी उसको ही ये मिलेगा विद बाय यूजिंग द मैक एड्रेस। फिजिकल एड्रेस को देखते हुए लैन के अंदर उसी को ही आपका फ्रेम रिसीव होगा, किसी दूसरे को नहीं होगा। क्योंकि आपका जो ये यहाँ पे ब्रिज भाई साहब हैं, ये जस्ट क्या कर रहे हैं, ये जस्ट आपके पास इसको ये तो पता है कि किस पोर्ट के ऊपर कौन कनेक्ट है, इसको ये आइडिया नहीं है, ना ही ये कैपेबिलिटी रखता है कि उस मैक एड्रेस को चेंज कर सके। और लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर होप टू होप जो हमारे पास कम्युनिकेशन हो रही होती है जब, ठीक है, तो मैक एड्रेस बाय इटसेल्फ तो किसी भी डिवाइस का नहीं बदलता, लेकिन होप टू होप कम्युनिकेशन के अंदर जब मैं 5 लोगों के दरमियान में कम्युनिकेशन हो रही है, ए जो है सबसे पहले सोर्स के अंदर अपना मैक एड्रेस लगाएगा और डेस्टिनेशन में बी का मैक एड्रेस लगाएगा। बी क्या करेगा, बी देखेगा कि ये मेरे लिए तो नहीं थी इंफॉर्मेशन, आगे जाना है इसने। ठीक है, बी क्या करेगा, सोर्स के अंदर अपना मैक एड्रेस लगाएगा, यानी कि ए का सोर्स एड्रेस उतार देगा और डेस्टिनेशन के अंदर सी का मैक एड्रेस लगाएगा। यानी कि होप टू होप हमारा मैक एड्रेस चेंज हो रहा होता है ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन, लेकिन बाय इटसेल्फ जब दोबारा से कम्युनिकेशन होगी इन्हीं 5 डिवाइसेस के दरमियान में, ए बी सी डी ई के दरमियान में, तो तब भी हमारे पास मैक एड्रेसेस इनके वही रहेंगे, लेकिन होप टू होप चेंज हो रहे होंगे, यानी कि डिवाइस टू डिवाइस ये चेंज हो रहे होंगे। ये कंसेप्ट बड़ा आपने क्लियरली इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है जी।
ये ब्रिज की जैसे अभी मैंने आपको वर्किंग दिखाई कि ब्रिज जो है वो किस तरह से आपके पास काम कर रहा होता है। इसके अंदर दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, यानी कि एक एड्रेस होता है और एक पोर्ट होती है। एड्रेस के अंदर मैक एड्रेस होता है और पोर्ट के अंदर पोर्ट का नंबर मेंशन होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे उसने कहा कि ए जो है वो आपके ब्रिज की पोर्ट नंबर, ये देखें आपको अगर नज़र आ रही हो यहाँ पे पोर्ट नंबर 1 के साथ कनेक्टेड है, तो इसके एड्रेस टेबल के अंदर क्या लिखा हुआ नज़र आएगा आपको। ए जो है वो क्या है, हमारे पास एड्रेस है, उसका मैक एड्रेस है। पोर्ट हमारे पास क्या है, 1 है। इसी तरह से ई जो है, अगर हम ई की बात करें तो ई हमारे पास पोर्ट नंबर किस पे कनेक्टेड है, ब्रिज की 3 पे कनेक्टेड है। अब ए ने अगर बात करनी हो ई से, तो वो जनाब कहाँ से चेक करेगा, वो अपने इस टेबल से चेक करेगा कि ई जो है हमारी पोर्ट नंबर किसके साथ कनेक्टेड है। वो यहाँ इस टेबल से देख के उसे पता लग जाएगा कि ई जो है, अगर ए ने ई की तरफ जाना है तो उसे कौन सी पोर्ट पे जाना पड़ेगा, 2 पे नहीं जाना पड़ेगा बल्कि 3 के ऊपर जाना पड़ेगा। तो इस तरह से ब्रिज जो है अपना लर्निंग टेबल जो है वो सेव कर रहा होता है। लाइक सेम यही वाला जो टेबल है जो है वो यूज़ करता है स्विच। लेकिन स्विच और ब्रिज के दरमियान में फ़र्क क्या है, ब्रिज के अंदर यूज़ हो रही है ब्रिज की पोर्ट्स, और यहाँ पे स्विच के अंदर जो है स्विच की मल्टीपल पोर्ट्स जो है वो यूज़ हो रही होती है, पोर्ट 1 2 3 4 और 224 तक। ब्रिज के अंदर हमारे पास ऑप्शन जो इंटरफेसेस के ऑप्शन जो हैं हमारे पास वो कम अवेलेबल हैं, और स्विच के अंदर जो हमारे पास इंटरफेसेस के ऑप्शन हैं वो ज़्यादा अवेलेबल होते हैं, यानी कि पोर्ट्स जो है, नंबर ऑफ द पोर्ट्स जो है हमारे पास वो ज़्यादा अवेलेबल होती हैं। क्लियर है जी। अब आ जाते हैं हमारे पास लास्ट जो हमारे पास, मैंने स्विच और आपको ब्रिज जो है दोनों का बता दिया। अब हमारे पास जो आ जाती है वो है हमारा राउटर। और राउटर इज अ 3 लेयर, हमारे पास जो है स्विच है। कौन सा भी वेट पता ही है, फिर लैपटॉप कर ले। राउटर इज अ 3 लेयर डिवाइस है हमारे पास, फिजिकल, डाटा लिंक और नेटवर्क। ठीक है, ये 3rd लेयर तक काम कर सकती है आपकी जो हमारे पास राउटर है। अब राउटर के अंदर भी जिस तरह से हमारे पास स्विच और ब्रिज के अंदर जो है वो टेबल बन रहा होता है, तो राउटर के अंदर भी हमारे पास क्या हो रहा होता है, राउटिंग टेबल जो है वो बन रहा होता है। ठीक है, राउटिंग टेबल मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पहले पढ़ लें। रिपीटर और अ ब्रिज कनेक्ट सेगमेंट्स ऑफ द लैन। ठीक है, लैन के सेगमेंट्स को कनेक्ट करते हैं, जबकि राउटर हमारे पास क्या करता है, 2 डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है। यानी कि एक नेटवर्क जिसके अंदर नंबर ऑफ द लोकल एरिया नेटवर्क हो सकते हैं, और इसी तरह का एक नेटवर्क जिसके अंदर अगेन नंबर ऑफ द लोकल एरिया नेटवर्क हो सकते हैं। जब उन दोनों को आपस में कनेक्ट करने की बात आएगी तो हमें लेयर 3 को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, हमें नेटवर्क लेयर को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, और नेटवर्क लेयर पे हमारे पास जो डिवाइस हमारे पास इन्वॉल्व है दैट इज द राउटर। तो राउटर वहां पे आपकी हेल्प आउट करेगा जी। तो राउटर के अंदर राउटिंग टेबल जो है हमारा वो बन रहा होता है, और वो भी उसी तरह से होता है कि राउटर के किस इंटरफेस के ऊपर जो है हमारे पास कौन सा जो नेटवर्क है वो कनेक्ट है। आप एक साइड के ऊपर नेटवर्क एड्रेस देते हैं और दूसरी साइड के ऊपर इंटरफेस एड्रेस होता है। सेम लाइक दैट ऑफ यहाँ पे जो आपके पास टेबल बना हुआ था, यहाँ पे आपके पास एड्रेस की जगह अब मैक एड्रेस नहीं आएगा राउटिंग टेबल में, बल्कि क्या आएगा, नेटवर्क एड्रेस आएगा। ठीक है, और पोर्ट के अंदर के राउटर की वो कौन सी पोर्ट के साथ पूरा नेटवर्क कनेक्ट है। फर्ज करें आपका एक राउटर लगा हुआ है और राउटर के एक साइड के ऊपर पोर्ट नंबर 1 है और दूसरी साइड के ऊपर पोर्ट नंबर 2 है। ये ब्रिज को ज्यूम कर लें, इट्स अ राउटर। ठीक है, तो हमारे पास ये पूरा एक नेटवर्क लगा हुआ है, दिस इज द नेटवर्क 1, दिस इज द नेटवर्क 2, दिस इज द नेटवर्क 3। अब राउटर की कौन सी पोर्ट के ऊपर कौन से वाला नेटवर्क कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या बात कर रहे थे कि कौन सी डिवाइस जो है वो कनेक्ट है। ठीक है, ए नोड कहाँ पे है, बी नोड कहाँ पे है, ई कहाँ पे है, एफ कहाँ पे है, वहाँ पे आपने बात करनी है पूरे नेटवर्क की। तो राउटिंग टेबल के अंदर भी जो हमारे पास 2 तरह की फील्ड्स होती हैं, एक के अंदर नेटवर्क एड्रेस और दूसरी के अंदर जो है हमारा नेक्स्ट जो हमारा इंटरफेस का एड्रेस होता है वो हमारे पास वहाँ पे राउटिंग टेबल के अंदर गिवन इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। अब जनाब यहाँ पे कुछ ये एड्रेसेस दिए गए हैं, आपने यहाँ पे ये देखना है कि ये एड्रेसेस कौन कौन से हैं। जब भी लास्ट से हम शुरू करते हैं, एक जो हमारे पास सबसे पहली तरह का जो एड्रेस होता है दैट इज़ द ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट के अंदर जो है हमारे पास जो है, अगर आप इसकी बाइनरी करें, ये हेक्साडेसिमल नोटेशन के अंदर लिखा हुआ है, तो इसकी बाइनरी अगर हम करें तो हमारे पास ये सारे ऑल वंस हैं। ठीक है, तो ऑल वंस या फिर ये तकरीबन सारे जो हमारे पास ऑल डिजिट जो है आपके एफ होंगे, तो हमारे पास हम इसे देखते सार ये कह देंगे कि दिस इज़ द ब्रॉडकास्ट एड्रेस। और ब्रॉडकास्ट एड्रेस के बारे में मैंने आपको बताया कि ब्रॉडकास्ट एड्रेस हमारा हमेशा वीक
सिक्योरिटी को वीक करता है, यानी कि जब भी ब्रॉडकास्ट डोमेन कॉज हो रही होती है तो हमारे पास अनाउंसमेंट का जो फैक्टर है कि हमारे पास सारे लोग जो है, सारी डिवाइसेस का एक ट्यूनिंग टाइम जो है वो बढ़ जाता है, उससे हमारी जो एफिशिएंसी है नेटवर्क की उस पर भी इफेक्ट होता है, और हमारे पास जो हमारी सिक्योरिटी है वो भी हमारे पास अफेक्ट होती है, क्योंकि हमारा जो डाटा है वो सबके पास जा रहा होता है और सारी डिवाइसेस उसको एक दफ़ा प्रोसेस करती हैं। जिस डिवाइस से रिलेटेड वो डाटा होता है वो उसको रख लेती है, और जो डिवाइस से रिलेटेड जिस डिवाइस से रिलेटेड उसका डाटा नहीं होता वो उसको डिस्कार्ड कर देती है इंफॉर्मेशन को। लेकिन स्टिल उसको डिस्कार्ड करने के लिए उसको उसके हेडर को चेक करना पड़ता है। उस हेडर को चेक करने के लिए हमारे पास ओवरलोड होता है, यानी कि हमारा एक उसके ऊपर एक ओवरलोड, एक कह लें कि आपके पास एक लोड आता है, उस लोड को भी आपको क्या करना पड़ता है, कैलकुलेट करना पड़ता है। तो ब्रॉडकास्ट इस वजह से नेटवर्क के अंदर एक अच्छा एड्रेस नहीं समझा जाता। हमें एक नेटवर्क डिज़ाइनर को, एक नेटवर्क जो हमारे पास इंजीनियर होता है उसको क्या करना होता है, अपना जो ब्रॉडकास्ट डोमेन है उसको हमेशा मिनिमाइज रखना होता है कि ज़्यादा जो डिवाइसेस हैं वो हमारी कम्युनिकेशन को सुन ना पाएँ। उसको कैसे हम मिनिमाइज़ करते हैं, उसको हम आगे जाके या अपने कंप्यूटर कम्युनिकेशन नेटवर्क के अंदर पढ़ा होगा, बाय द हेल्प ऑफ द वीलैन्स। आप लोकल एरिया नेटवर्क की बजाय आप क्या करते हैं, वीलैन्स बनाते हैं, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि एक लैन को छोटे छोटे सेगमेंट्स के अंदर हम डिवाइड कर देते हैं ताकि हमारी जो ब्रॉडकास्ट है उसको जो है मिनिमाइज किया जा सके। यूनिकास्ट एड्रेस के अंदर हमारे पास जो है कहाँ से एड्रेस आपका स्टार्ट होता है जी, ये 1010 से आपका स्टार्ट होता है, यानी कि इवन आपका एड्रेस होता है ये हमारा। अगर आप इसकी बाइनरी करें तो हमारे पास जो बाइनरी है वो आपके पास इवन आएगी, स्टार्टिंग की 4 बिट्स की अगर हम बात करें। इसी तरह से जो हमारा मल्टीकास्ट एड्रेस है दैट इज़ द ऑड, यानी कि 7 हमारे पास होता है। ये आपका देखते सार आप जैसे ही इस एड्रेस की बाइनरी करेंगे जो हेक्साडेसिमल है तो आप उसको इजीली जज कर सकते हैं कि हमारे पास ये जो एड्रेस है इट्स अ टाइप ऑफ द यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट, या फिर हमारे पास मल्टीकास्ट। मल्टीकास्ट जो एड्रेस है हमारे पास ये हमारा सिस्को यूज़ करती है, सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल के अंदर, जहाँ पे उसने कुछ जो डिवाइसेस हैं उनको डिस्कवर करने के लिए ये एड्रेस जो है उसको यूज़ कर रही होती है, सीडीपी जिसे हम कहते हैं। जब अगर आपने कभी सिस्को की डिवाइस कॉन्फ़िगर करनी है तो वहाँ पे सीडीपी प्रोटोकॉल आपको मिलेगा, तो वहाँ पे मल्टीकास्ट जो है वो यूज़ हो रही होगी। और यूनिकास्ट जो है वो 1 टू 1 कम्युनिकेशन के अंदर, पॉइंट टू पॉइंट, जैसा हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन के अंदर यूनिकास्ट फर्स्टली जब हम एक्नॉलेजमेंट के लिए फर्स्टली किसी चीज़ के साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए फर्स्ट जो इंटरेक्शन करते हैं दैट इज़ द यूनिकास्ट। तो जनाब यहाँ तक का आज का आपका लेक्चर था। यहाँ तक अगर किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है, हैंड रेस कीजिएगा जी।